हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में अब हम लोग मध्यकालीन भारत की भी शुरुआत आज से करेंगे। और उसमें हम लोग एक मेन टॉपिक जो है अरब का भारत पे आक्रमण, उसको हम लोग देखेंगे आज। चूँकि मध्यकाल में की शुरुआत भले ही दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है भारत में, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो भारत पे हुआ है वो यहीं से अरब आक्रमण का ही शुरुआत से आरंभ हो जाता है। तो इसलिए इस कड़ी में हम लोग पहले भारत में अरबों के आक्रमण को देख लेंगे कि आखिर अरब आक्रमणकारी किस प्रकार भारत आए और उनके द्वारा आक्रमण का क्या आखिर उद्देश्य था, क्या कारण था, उसके स्वरूप किस प्रकार के रहे और फिर इसके कुछ परिणाम हुए तो वो आखिर क्या क्या थे। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग को इसके तहत इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें। और हम लोग को देखना होगा कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे हम लोगों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अरब आक्रमण के बारे में कुछ पृष्ठभूमि आखिर क्या था, तो उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके बारे में सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में हम लोग को जानकारी का जो एकमात्र स्रोत है जो हमारे पास, वो क्या है। स्रोत का मतलब ये समझिए पहले आप कि स्रोत उसे कहते हैं जिसके आधार पर उस काल के बारे में जानकारी हमारे पास हो। तो इस दौर में सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो पुरातात्विक साक्ष्य से तो कम, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसमें लिटरेरी साक्ष्य यानी साहित्यिक साक्ष्य उससे ज़्यादा मिलती है। तो इस पे आक्रमण के दो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो कि ये है चचनामा, जो एक अज्ञात लेखक का रचना था जो अरबी भाषा में था। तो यह भी याद रखिएगा कि चचनामा मूलतः कौन भाषा में था, तो अरबी भाषा में था। और इसका बाद में अनुवाद कौन किया, तो अबू बकर कूफ़ी खां के द्वारा फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया। तो फ़ारसी में इसका अनुवाद बाद में हुआ और इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि भारत में यानी सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। तो ये कौन बताता है, तो हम लोग को चचनामा से जानकारी मिलती है। अब आ जाइए दूसरी है तारीख़ सिंध। ये मीर मोहम्मद मासूम की रचना है जो कि 1600 ईस्वी में अकबर के दरबार में इसको लिखा गया था। इसमें भी सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें। तो ये दो महत्वपूर्ण हैं साक्ष्य या स्रोत जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो वो किन सोर्स में इसकी चर्चा है, तो ये दो ही सोर्स हैं जो आप कह सकते हो। और भी बाद के और भी स्रोत हैं, उसमें भी चर्चाएं हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि इनके द्वारा आक्रमण भारत पे किया गया था। चलिए अब इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरबों के साथ भारत का कॉन्टैक्ट कैसा था। देखिए, भारत का हम लोग प्राचीन भारत जब पढ़ रहे हैं या पढ़े थे तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि भारत का अरबों के साथ या मतलब अन्य देशों के साथ जो है व्यापार प्राचीन काल से ही चल रहा था। जैसे रोम के साथ व्यापार हो रहा था, अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। और अरब भी वैसे ही थे, भारत में व्यापारी के रूप में थे। उनका व्यापार भी भारत से प्राचीन काल से ही चल रहा था, मैंने पुराने समय से ही। तो उनका व्यापार जो होता था वो मालाबार तट आप देखिएगा मैप में, तो भारत के एकदम निचले हिस्से को, जो यहाँ पे देखिएगा केरल वाला हिस्सा है, यही है, इसी को मालाबार तट कहते हैं। और अरब देश देखिएगा मैप में, तो इस जगह पे आपको मिलेगा। यहाँ देखिए आपको पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद इधर देखिएगा आपको अरब इधर मिलेगा। तो यहाँ से इनका जो है व्यापार इस तरह के यहाँ से मालाबार तट से चल रहा था। लेकिन इस दौर में जो इस समय का जो अरब का आक्रमण जो भारत पे होता है, तो इसके पीछे भी इनकी रणनीति थी। क्यों ये आक्रमण किए, तो इनकी मंशा ये हो गई कि अब केवल भारत में हम व्यापार वाणिज्य नहीं करेंगे। देखिए ये यहाँ पे व्यापार करते थे तो यहाँ से वो काली मिर्च और मसाले लेके चले जाते थे अपने देश में, और उसके बदले में भारत को वो उनको काफ़ी धन देना पड़ता था। और धन के रूप में भारत ये नहीं है कि कुछ भी ले लेंगे, नहीं, भारत धन के रूप में सोना और चांदी लेता था उस समय। तो इस वजह से इनको तो अखड़ता तो था ही शुरू से ही कि भारत को वो दे रहे थे सोना चांदी, और वो जानते थे कि भारत में सोना आता है केवल। बाद में देखिएगा जब हम मध्यकाल पढ़ाने की जब हम क्रिया आरंभ किए हैं तो इसमें आगे आपको बताएंगे कि इसमें बताता है कुछ
जो है विदेशी यात्री कि भारत केवल सोना आता है, यहाँ से जाता नहीं है। तो इसी प्रकार अरबों के आक्रमण का भी एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि वो आर्थिक लाभ यहाँ से अर्जित करना चाहते थे, यानी ये मतलब यहाँ से धन को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा उनका लाभ ये भी था मोटिव कि वो इसके माध्यम से भारत में जो है अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे, यानी इस्लाम का उस समय आप देखिएगा जब राइज ऑफ इस्लाम, हम इसके बाद तुरंत राइज ऑफ इस्लाम पढ़ाएंगे, यानी इस्लाम का उदय। तो उस समय बताएंगे कि इस्लाम का उदय हुआ तो फिर आखिर वो कैसे कैसे भारत आया, तो वह भी वहाँ पे चर्चाएँ होंगी उसकी। और उसमें देखिएगा आप देख पाएंगे कि वो लोग जब इस्लाम का उदय हो जाता है तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य देशों में जाते हैं और वहाँ पे उसका प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ के लोगों को उसको स्वीकार करने के लिए बाय जबरन प्रयास भी करते हैं और कुछ लोग उसे स्वीकार भी करते हैं। और यही कारण यह भी था इनके आक्रमण का कि जो कि वो भारत पे आक्रमण करके यहाँ पे इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहते थे। और तीसरा एक कारण यह भी था कि वो न केवल भारत में मतलब इस्लाम को स्थापित ही करना चाहते थे, बल्कि उनका एक राजनीतिक कारण भी था। वो राजनीतिक कारण ये था कि वो यहाँ से मतलब शासन भी स्थापित करना चाहते थे। ये उनका दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि वो न केवल यहाँ पे एक होता है ना कि हम इस्लाम धर्म अपने धार्मिक चीज़ों की मतलब यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे, इसके अतिरिक्त तो वो क्या करना चाहते थे, वहाँ पे शासन भी स्थापित करना चाहते थे। उनकी मंशा ये भी थी, क्योंकि उनको ये पता था कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विखंडित है, तो इसका लाभ वो उठाना चाहते थे। जब देखिएगा कि गुप्त के बाद छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो जाता है, तो आप देखिएगा भारत खुद ब खुद छोटे छोटे साम्राज्य में बट गया था और ये आपसी लड़ाई में ही व्यस्त थे। तो इसका लाभ अरब आक्रमणकारी भी उठाना चाहते थे और यह भी इनके आक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण था। तो चलिए तीसरी इसकी जो मेन जो तात्कालिक कारण बनता है, जो मुख्य कारण इसका बनता है अरबों का भारत पे आक्रमण का, वो एक मेन आक्रमण का कारण यही था कि उस समय देखिए इनका अरब का व्यापार वाणिज्य चलता था कहाँ पे, भारत के साथ तो चलता ही था, लेकिन सिंघल प्रदेश यानी उसको पहले सिंघल बोलते थे किसको, श्रीलंका को। तो श्रीलंका के साथ भी यहाँ पे आप देखिएगा भारत के मैप में, तो इस तरह से यहाँ पे श्रीलंका भी है। तो यहाँ से इनका अरबों का व्यापार वाणिज्य चलता था। तो ये जो है यहाँ से व्यापार के माध्यम से यहाँ से वस्तुएं लेके जाते थे और लेके आते थे। तो देखिए आप जब देखिएगा हिंद महासागर भारत के नीचे जो है, यहाँ से जितने भी कॉन्टैक्ट यानी व्यापार वाणिज्य हो रहे हैं, वो सारे के सारे व्यापार वाणिज्य जलीय मार्ग से होते थे, ना कि स्थल मार्ग से। तो अरब के साथ भी व्यापार वाणिज्य जो भी इस कड़ी में इस क्षेत्र के लोगों का होता था, यानी भारत से हो या सिंघल देश से या श्रीलंका से हो, तो वो भी किसके माध्यम से होता था, तो वो होता था जलीय मार्ग से। तो ये जलीय मार्ग से जब होता था, तो इसी कड़ी में क्या हुआ, एक बार एक घटनाएं हैं, ये कहानी है, इसको समझिए कि एक घटना ये होता है कि इसी दौर में ये यहाँ से मान लीजिए ये भारत ये क्षेत्र था और ये यहीं से श्रीलंका ये है, यहाँ से ये अपने माल को लेके जा रहे थे अरब। तो इसी कड़ी में सिंध का क्षेत्र जो हम लोग पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो देखते हैं, आपको पता होगा ये हमारा ही क्षेत्र था पहले, अभी भले पाकिस्तान जितनी उछल ले, लेकिन ये तो हमारा ही भाग था। तो इसी कड़ी में ये सिंध से होते हुए जा रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे सिंध में एक ब्राह्मण वंशीय शासन चल रहा था। ब्राह्मण वंशीय एक वंश था, तो उसका शासन चल रहा था। उसका पहला संस्थापक जो था वहाँ पे ब्राह्मण वंश का, वो था चाच, जिसका नाम था चाच, और या चच भी मिलता है, तो चच था। और उसी का बेटा था वहाँ पे दाहिर, उस समय शासन कर रहा था। जब दाहिर वहाँ पे शासन कर रहा था, इसी कड़ी में क्या होता है कि ये श्रीलंका से जो व्यापार के माध्यम से अरब व्यापारी अपना सामान लेके जा रहे थे, उसमें कुछ बहुमूल्य रत्न वगैरह था और उसके अलावा महिलाएं भी थी, उसमें महिलाएं बच्चे ये सब भी थे, जो कि श्रीलंका से वो अरब जा रहे थे। तो और वो जहाज़ के माध्यम से। तो इसी कड़ी में क्या होता है, देवल में एक जगह देवल है जहाँ पे इनका लूट लिया जाता है, इनके सारे संपत्ति को और महिलाओं बच्चों को सबको मार दिया जाता है या उनको भी लूट लिया जाता है। तो इससे ये जो घटनाएं घटती है ना, तो वो उस समय कौन करता है, तो ये समुद्री डाकुओं के द्वारा किया जाता है। ये कोई मतलब ये दाहिर के द्वारा नहीं किया जाता है, ये समुद्री डाकू थे, उनके द्वारा कर लिया गया। लेकिन अब जो है अरब का जो है
उस समय उसको वज़ीर भी बोल सकते हैं, या फिर आप कहिए कि सूबेदार भी बोलिए, या नहीं तो बोलिए कि उस समय का गवर्नर वहाँ का था, अल-हज्जाज था। तो अल-हज्जाज क्या कहता है कि भाई देखिए, वो दाहिर को कहता है कि देखो कि तुम्हारे क्षेत्र में ये लूट-पाट हुआ है, इसका हर्जाना तुमको भरना होगा। और दाहिर कहता है कि देखिए, ये तो समुद्री क्षेत्र में हुआ है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, और समुद्र पर किसी का अधिकार नहीं है, और अगर ये क्षेत्र पे आपका लूटा भी गया है तो वो समुद्री डाकुओं के द्वारा लूटा गया है, तो इसका हम हर्जाना नहीं देंगे। वो तो ये हर्जाना देने से जब मना कर देता है दाहिर, तो हज्जाज को लगता है कि ओह अच्छा, हर्जाना नहीं दीजिएगा, तो चलिए हम आपको हरा के ले लेंगे। यानी वो पराजित करने का और सिंध पर विजय प्राप्त करने का वो एक मंशा तैयार कर लेता है। यानी वो एक क्या कहते हैं, नीति बनाने लगता है मिल के अपने साथियों के साथ कि चलो भाई अब सिंध पे जीतना है। तो इसी कड़ी में उसके द्वारा सबसे पहले सिंध पर आक्रमण करने के क्रम में ही देखिएगा, अब्दुल्ला, जिसको उबैदुल्ला भी कहा जाता है, उबैदुल्ला ही नाम है इसका मुख्य रूप से, उबैदुल्ला। उबैदुल्ला इसका नाम है। ये सबसे पहले उबैदुल्ला को भेजता है कौन, तो आप देखिएगा अल-हज्जाज भेज देता है इसको कि भाई ये चलो उबैदुल्ला जाओ तुम, और तुम आक्रमण करो वहाँ पे और जीतो उसको। लेकिन उबैदुल्ला हार जाता है, नहीं जीत पाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि एक बुंदेला नाम का एक और आक्रमणकारी होता है, उसको भेजता है। तो बुंदेला, इसी को बरदुल भी बोला गया है, कहीं कहीं साक्ष्य मिलता है बरदुल, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि बरदुल। उसके बाद इसको भेजता है इन दोनों को, लेकिन यह भी हार जाता है। तो उसके बाद हज्जाज सोचता है कि अब एक योग्य आदमी को भेजना होगा जो कि वहाँ पे सिंध पर अपने विजय पताका लहरा सके। तो इसी कड़ी में वो एक मीर कासिम नामक 17 वर्षीय युवा रहता है, जो कि अपना शौर्य उसी समय वहाँ पे दिखा चुका था। यानी वो जीत का परचम लहरा रहा था उधर। तो इस वजह से उससे प्रभावित होकर अल-हज्जाज उसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए रहता है, और वो सिंध पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कर देता है, और उसके बाद उसको इसमें ये लाभ होता है कि इस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम पराजित नहीं होता बल्कि विजयी हो जाता है। वो दोनों पराजित हो रहे थे, उबैदुल्ला और बरदुल हार रहे थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है, वो जीत जाता है। और 17 वर्षीय मात्र वो होता है। जब वो यहाँ से जीत जाता है तो उसके बाद वो उसके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं उसको हम लोगों को देखना होगा। और उसमें एक चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसका यहाँ के कौन से लोग थे जो उसका सहयोग कर रहे थे। तो उसका सहयोग देखिए, बौद्ध, उस समय कुछ विद्रोही बौद्ध थे, जाट लोग थे, और कुछ मेड़ जाति के लोग थे। ये 3 लोग जाति के लोग थे, 3 यानी संप्रदाय के लोग थे जिन्होंने उसका मदद किया। किसका? कासिम का। ये लोग इसलिए मदद किए, पहले ये समझिए कि आखिर ये क्यों मदद किए। मान लीजिए कि आपके विरोध में कोई आप ही के देश वाला किसी और को मदद कर रहा है, तो इसके पीछे तो कोई कारण होगा। तो इसके पीछे मेन कारण ये था, जो दाहिर था, जो कि सिंध पर शासन कर रहा था, वो क्रूर शासक था, वो इनको प्रताड़ित कर रहा था। ठीक है, बौद्धों को, जाटों को, मेढ़ों को, मतलब ये उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहा था। इस वजह से इन लोगों ने, जब बाहर के आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण कर रहे थे उस समय, तो इन्होंने उसका मदद कर दिया। और यही कारण रहता है भारत में जितने भी आक्रमण हुए उसमें आक्रमणकारियों की सफलता का। देखिएगा, हर एक आक्रमण में कहीं ना कहीं हमारे भारत के ही कोई लोग हैं जिन्होंने उनको सह देने का काम किया, और उन्होंने यहाँ के लोगों ने हाथ पकड़ाया, उन्होंने पूरे शरीर को ही पकड़ लिया, यानी पूरे भारत पे ही अपना कब्जा करने का एक नियम बना लिया। तो यही चीज़ इस समय भी हुआ। अरब आक्रमण के समय में भी जाटों, विद्रोही बौद्धों और मेढ़ों ने उनको सपोर्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से वो अरब वाले यहाँ पे जीत गए। और इसमें उन्होंने जीतने के क्रम में ही उनके द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मतलब सेना में क्या क्या उनके द्वारा प्रयोग किया गया। ऊँट का सेना, ऊँट अश्वरोही सेना, उसका सीला फेंकने वाला, यानी सीला फेंकने वाला एक उस समय का टेक्नोलॉजी होता था। टेक्नोलॉजी का मतलब ये समझिए, इसका कहने का मतलब ये है कि उस समय यंत्र था जिसमें पत्थर को रख के फेंका जाता था, अपने दुश्मनों के ऊपर फेंक दिया जाता था। तो वही सीला फेंकने वाला ये पत्थर का यूज भी करते थे वो टेक्नोलॉजी का। जैसे बाहुबली में आप देखिएगा, शिला फेंकने वाले कई एक यंत्र थे जिसका प्रयोग करते थे वो, देखिएगा, बड़े बड़े उसको तोड़ने के लिए, जो किले बने थे उसको तोड़ने के लिए। तो यही इसी प्रकार का एक पत्थर का यंत्र होता था
तो उसका नाम याद रखिएगा, मंजानिक और नोफ्ता, ये 2 नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ये दोनों को याद रखिए। मंजानिक और नोफ्ता ये 2 यंत्र थे शिला फेंकने वाले, यानी पत्थर फेंकने वाले, इसका ये लोग प्रयोग किए, जिससे अब देखिए इसी से इन जो नए टेक्नोलॉजी का यूज भारत में हुआ, जैसे यहाँ के लोग हार गए। अब देखिए इसमें आपसे एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि बताइए, भारत में मीर कासिम के द्वारा जो अभियान चलाया गया उसमें कौन कौन से अभियान थे, और क्रम पूछ देता है कि पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। तो हम क्रम के हिसाब से इसमें लिखे हैं। पहले उन्होंने देवल को जीता, जो महत्वपूर्ण जगह था, देवल, दाभोल इसको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मीर कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया। अब देखिए जजिया कर क्या होता है, तो जजिया कर हम बाद में पढ़ाएंगे भी, लेकिन जजिया कर पहले एक सामान्य अर्थ में समझिए। यह जजिया कर जो लिया जाता था, ये मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम शासक वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। यानी यहाँ गैर मुसलमान करने का मतलब है हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी उनके क्षेत्र में रहते थे, यानी उनके पास, यानी मान लीजिए कि उनका एक एरिया था जहाँ पे वो शासन करते थे, और उस क्षेत्र में जो भी हिंदू, मुस्लिम या कोई अन्य, मुस्लिम के अलावा हिंदू या कोई अन्य धर्म के लोग रहेंगे तो उनको जजिया देना होगा। तो ये खास तौर पर हिंदुओं को दिया जाने वाला, ये हिंदू के द्वारा दिया जाता था जजिया कर। और ये सबसे पहले भारत में यहीं लगा था, कहाँ, दाभोल या देवल में। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जजिया भारत में कहाँ लगा, तो मीर कासिम के द्वारा देवल में लगाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा देखिए, नीरून, सहवान, सीसम। आपसे अगर पूछेगा कि बताइए मीर कासिम के आक्रमण का क्रम क्या था, कहाँ कहाँ उसने जीता, 5-6 नाम आपको दे देगा और बोलेगा, कूट में दे देगा, आप आंसर को सजाइए। तो इस समय यही पूछता है, तो आपको बताना होगा देवल, नीरून, सहवान, सीसम, उसके बाद रावर, ब्राह्मणाबाद। ये क्रम है इसका, ये क्रम से इन्हीं सब पर इनका विजय प्राप्त हुआ। तो रावण जो है ये दाहिर का मतलब जो है यहाँ पे लड़ता हुआ, ये जो सिंध का शासक था दाहिर, वो रावण में ही लड़ता हुआ मारा गया। उसके मरने के बाद उनकी पत्नी का नाम जो था रानी बाई थी, जो कि वह भी अरबों के साथ लड़ी, लेकिन वह देखी कि अब हम हार जाएंगे तो उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर एक राजपूतों में प्रचलित प्रथा है, जिसके तहत वो क्या होता है कि जलती हुई आग में वो महिलाएं जो है अपने आप को दहन कर देती है, यानी तो समर्पित कर देती है, जो कि उस समय राजपूतों में सबसे प्रचलित प्रथा थी। तो ये दाहिर की पत्नी जो थी उसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया, जो कि जौहर का ये साक्ष्य मिलता है कि हाँ भाई, जौहर के द्वारा उनके द्वारा अपनी जान को त्याग दिया गया। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एक बार फिर से याद कर लीजिए इसमें कि आखिर आक्रमण जो कासिम के आक्रमण हुए उसका क्रम क्या है, कौन कौन क्षेत्र पर। तो सबसे पहले देवल, तब नीरून, तब सहवान, तब सीसम, उसके बाद रावर, ब्राह्मणाबाद, उसके बाद 1-2 क्षेत्र और हैं, बताते हैं। ब्राह्मणाबाद के बाद अलोरा, सिक्का और मुल्तान, ये 7-8 क्षेत्र हैं जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले देवल, नीरून, सहवान, सीसम, अरोरा, सिक्का, मुल्तान, ये आपको याद रखना होगा। एक क्रम है, इसको याद रखिएगा, जो लिख दिए हैं इसी प्रकार की क्रम है ये। तो अब देखिए आ जाते हैं रावर में। तो ये हम समझा दिए कि दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी भी लड़ी, और वह भी देखी कि हम हार जाएंगे तो वो जौहर कर ली। उसके बाद देखिए ब्राह्मणाबाद में दाहिर का पुत्र जो था जयसिंह लड़ रहा था। अब ब्राह्मणाबाद ही सिंध का राजधानी जो था, देवल मतलब इनका राजधानी, दाहिर का राजधानी जो था वो ब्राह्मणाबाद ही था, और यहीं पे उसका बेटा था जयसिंह जो लड़ रहा था, लेकिन लड़ा, हार गया, और हारने के बाद वो क्या करता है, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो देखिए उनका मनसा यही तो था कि वो इस्लाम का भी प्रचार करना चाहते थे। और मान लीजिए कोई शासक वर्ग का ही लोग इस्लाम धर्म को जब स्वीकार कर लिया तो आम जनता तो डर से स्वीकार करेगा ही। इसीलिए आप देख पाइएगा कि भारत में मस्जिद हुआ, इनका जो निर्माण होना शुरू होता है वो सिंध क्षेत्र से ही होता है, जो कि उन्होंने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया यहीं से। तो देखिएगा कि वहाँ उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, इन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम क्या करता है, इन सभी क्षेत्रों के, हम कुछ इसमें लिखे भी नहीं है जो कि हम बोल देते हैं, उसको आप ध्यान में सुन लीजिए, केवल उसमें फैक्ट नहीं है, बस समझना है कि इन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के बाद उन क्षेत्रों के, यानी सिंध के क्षेत्र में जितने भी मंदिर थे उसको दाहिर के द्वारा, कासिम के द्वारा, मीर कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा तोड़ ताड़ दिया जाता है, यानी सब मंदिर को तोड़ देते हैं वो, और उसके बाद वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कार्य
आरंभ कर देते हैं। लेकिन कासिम तो जीतता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि उसी समय उसको वहाँ से अरब से कॉल आ जाता है, एक तरह से मानिए उसको बुलावा भेज दिया जाता है कि भाई अब तुम वापस आ जाओ। तो ये यहाँ से वापस पुनः चला जाता है। जब ये पुनः यहाँ से चला जाता है वापस, तो उसको वहाँ पे उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं कि उसको मृत्यु दंड दिया जाता है या क्या दिया जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, इतनी तो तय है। उसके बाद भी अरब आक्रमणकारी जो है भारत में जीतने का प्रयास लगातार करते रहते हैं कि वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं कि मतलब सिंध के बाद वो भारतीय क्षेत्रों में, मतलब आप आज का जो भारत देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाद का जो इधर का एरिया देखिएगा, पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, ये क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि भारत में उस समय गुर्जर प्रतिहार का शासन चल रहा था। गुर्जर प्रतिहार एक सशक्त ये शासक लोग थे उस वर्ग के, और उन्होंने उनको आगे बढ़ने से रोका। उसके बाद देखिए कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड़ उनका नाम है, जो शासक थे, उनका शासन चला। तो वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने भारत में कई राजाओं को हराया था। तो उनका जब शासन चल रहा था, तो ये डर से मतलब ये आक्रमण करना भी चाहते थे, तो ये आक्रमण करके सफल नहीं हो पाए, ये असफल ही हुए। तो उसके बाद उन्होंने त्याग दिया कि भाई अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे शासन करेंगे और यहीं रह जाएंगे। तो वो सिंध तक ही सिमट के रह गए। अब देखिए उसमें क्या है, ये सारी बातें हम लिखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ यही था। उसके बाद देखिए अरब आक्रमण तो हो गया ये सारा चीज़, लेकिन अब इसके कुछ प्रभाव भी पड़े, और इतिहासकार का मानना है कि प्रभाव इसका व्यापक पड़ा है भारत पे। ऐसा नहीं है कि छोटा मतलब कुछ देखिए कुछ इतिहासकार बोलते हैं तो इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। कुछ भारतीय ज्ञान यहाँ से भारत से अरब में गया, जैसे कि आप उसको भी हम बताते हैं। उसके अलावा भारत का व्यापारिक कॉन्टैक्ट अरब के साथ साथ अन्य देशों से भी बढ़ा। जैसे कि आप देखिएगा भारत अरबों की ही मदद से यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों के साथ व्यापार वाणिज्य करना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं के कारण, चूँकि ये लोग यहाँ पे आए और ये इनका व्यापार, ये भारत से माल को लेके जाते थे और वहाँ से वे यूरोप में उसको बेचते थे और अफ्रीकी देशों में उसको ट्रांसपोर्ट कर देते थे। तो इस वजह से भारतीय व्यापारियों को भी इनसे ये मौका मिला कि वो भारत मतलब अरब के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी गए, अफ्रीकी देशों में भी गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि यहाँ से हमारे यहाँ से माल जो वहाँ जाता है, इससे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, नहीं होता है, व्यापार वाणिज्य को वो समझे और इससे व्यापार वाणिज्य को एक गति मिला। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा भारत में। तो ये हम लिख चुके हैं, इसको आप देखिएगा। उसके अलावा इसका प्रभाव जो पड़ा कि भारत के कई जो चिकित्सक जो भारत से मतलब अरब गए, जैसे मल हुए, मनक हुए, बाजीगर हुए, सिंदाबाद, ये भारतीय वैज्ञानिक थे जो कि यहाँ से उठ के बगदाद चले गए, यानी अरब देश चले गए और वहाँ उनको ले जाया गया। उसके बाद धन नामक एक चिकित्सक था जो कि बगदाद में मुख्य चिकित्सक के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया, यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसको नियुक्त किया गया। वो धन था, ये याद रखिए, धन नामक चिकित्सक था जो भारतीय था, उसको बगदाद में मुख्य चिकित्सक के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए इसमें और कौन थे। अब देखिए भारतीयों से उनके द्वारा और क्या सीखा गया। हम लोगों ने तो उनके सहायता से हम लोग ट्रेड मतलब यूरोपीय देशों, अफ्रीकी देशों से करने लगे, लेकिन भारतीयों से उन्होंने सीखा यही कि उन्होंने यहाँ से मल हुए, मनक हुए, बाजीगर, सिंदाबाद जैसे वैज्ञानिकों को वो अपने साथ ले गए। इसके अलावा धन नामक जो चिकित्सक है उसको वहाँ पे ले गए और मुख्य चिकित्सक नियुक्त कर दिए। इसके अतिरिक्त भारतीय अंक गणित जैसे वर्गमूल हुए, घनमूल हुआ, जीरो यानी शून्य का ज्ञान, दशमलव आदि के बारे में उनको परिचय नहीं था। इसके बारे में अरब जो है उनको ये जानकारी नहीं थी, अरब वासियों को, और ये जानकारी उनको भारत से ही मिला। तो इसीलिए उन्होंने इसको हिंदसा कह दिया, यानी हिंदू का ज्ञान, यानी भारतीयों को वो हिंदू बोल दिए कि हिंदू का ज्ञान इसको कह दिए। क्या तो घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया, जीरो का ज्ञान हो गया, मैंने शून्य का ज्ञान, दशमलव पद्धति की ज्ञान, इनको जानकारी कहाँ से हुई, भारत से ही उनको मिली है। उसके बाद देखिएगा भारतीय उपन्यास यह पंचतंत्र, ये किसकी रचना है आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप ये ध्यान रखिए कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचना है। और आप इसको देखिएगा कि अरब जो थे, ये अरबवासी इसको लेके चले गए और इसका अरबी में अनुवाद किए, और अरबी में अनुवाद इसका नाम जो रखा गया कलीला व दिमना,
कलील या दिमना, कलील व दिमना इसका पूरा नाम था, कलील व दिमना। तो इसको याद रखिएगा कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद जो हुआ उसका नाम क्या था, तो कलील व दिमना। फिर हम आपको बताएंगे अकबर के काल में इसका नाम अनवार सुलह कैसे हो गया और इसका ट्रांसलेट फ़ारसी में किए। अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से। और फिर कलील व दिमना जो है इसका जो अनुवाद अरबी में किया पंचतंत्र का, वह कौन किया अगर आपसे पूछे तो इब्न अल मुकफ़ा के द्वारा। इब्न अल मुकफ़ा एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसका फ़ारसी में अनुवाद किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इब्न अल मुकफ़ा के द्वारा फ़ारसी में अनुवाद किसका किया गया, तो पंचतंत्र का किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया, कलील व दिमना के नाम से इसका मतलब किताब का नाम कलील व दिमना रखा गया पंचतंत्र का अरबी में। और फिर इसको अनुवादित जो किए थे व्यक्ति वो इब्न अल मुकफ़ा थे। इसी समय ब्रह्मगुप्त, जो कि आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम लोग एंसेंट पीरियड का पढ़ाएंगे सेपरेटली, तब हम बताएंगे कि ब्रह्मगुप्त एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट ही के तौर पर ही उनको जानिए, यही कि उनका एक बुक था ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाड्य। इसका अरबी में अनुवाद इसी काल में हुआ। अरब वासी यहाँ से इसको लेके गए और उसका अरबी में अनुवाद किए, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। तो देखिए अब भारत में क्या इसका प्रभाव पड़ा, ये सारी प्रभाव तो भारत से बाहर यानी अरबों को मिला है इसका लाभ। अब भारत में क्या हुआ कि सिंध में इस्लाम का इसी समय आगमन हो गया और उसके बाद यहाँ पे मस्जिद बनने लगे, नए नए मस्जिदों का निर्माण होने लगा और जितने मंदिर थे उसको तोड़ा भी जाने लगा। मीर कासिम उसको तोड़ भी दिया था कई एक मंदिर को। तो ये भी इसका प्रभाव पड़ा कि भारतीयों को कैसे मतलब आप देखिएगा वहाँ पे बाय जबरन वहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में स्वीकार करने के लिए काफ़ी फोर्स किया जाता है, यानी बल प्रयोग किया जाता है उनके विरुद्ध और उनको कहता कि भाई आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए। तो ये सारे प्रभाव भारत पे पड़े उनके। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो तीन नगर उन्होंने बसाया, जिसमें है मुल्तान और मंसूरा। मुल्तान को उन्होंने, जो आज भी मुल्तान पाकिस्तान प्रांत में है, तो ये आज देखिएगा कि मुल्तान को कौन बसाया था, तो अरबों के द्वारा बसाया गया। और मंसूरा, तो ये मुल्तान को जो है सुरक्षित ने सोने की नगरी इसको बुलाया जाता था। अरब इसको सोने की नगरी बोलते थे मुल्तान को ही। और मंसूरा जो था इसको वो अपना राजधानी बनाए थे। जब सिंध पर उनका विजय हो गया तो उस क्षेत्र का कैपिटल इसको बना दिए, किसको, तो मंसूरा को। तो ये याद रखिएगा कि मंसूरा को ही उन्होंने सिंध अरबों का राजधानी बना था सिंध में। तो उसके अतिरिक्त आप देखिए अरब वासियों ने अब देखिए अरब वासी जो है अब अल महफूजा नामक एक नगर को बसाया। अल महफूजा नामक एक नगर को बसाया, जिसको वो सुरक्षित नगर कहते थे। क्यों इसको बसाए, तो देखिए भारत पर जब आप आक्रमण कीजिएगा तो यहाँ के भी लोग होंगे जो कि आपको आक्रमण करके आपको हटाना चाहेंगे। तो वही उस समय का कंडीशन था कि भारतीय भी कुछ शक्तिशाली मतलब वर्ग था, यानी शासन चल रहा था शक्तिशाली वंश का, जो कि वो चाहते थे कि भारत से उसको हटा दे। तो उसी वर्ग में एक महत्वपूर्ण जो है वंश था, वो था प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो अरबों को यहाँ से हटाना चाहता था। इसीलिए इन आक्रमणकारियों से बचने के लिए उन्होंने अल महफूजा नगर को बसाया और उसी का नाम दे दिया सुरक्षित नगर। यानी आपसे सुरक्षा के लिए हम जो नगर को बसाए उसी को हम सुरक्षित नगर कह दिए और इसी को कह दिया वो अल महफूजा, जो अरबी वर्ड है अल महफूजा, इसका नाम रख दिए। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मुल्तान को वो सोने का नगर कहते थे। सोने मतलब स्वर्ण का भंडार, तो वो किसको बोलते थे, मुल्तान को बोलते थे। तो यही एक मेन टॉपिक है इसका कि अरब आक्रमणकारी का जो भारत पे प्रभाव हम लोग देख पाते हैं या कारण क्या था या उससे जो भी भारतीयों को लाभ हुआ या उनको लाभ हुआ, ये हम लोग इसमें यही चर्चा करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, चूँकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं, तो इनके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इसको लाए भी थे और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा भी होगा, समझ भी पाए होंगे सारी बातों को। तो चलिए एक बार रिवीजन इसका थोड़ा सा बस शॉर्टली इसको कर लेते हैं, ताकि वो आपके दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाए और फिर आप समझ भी पाएँ। तो देखिए सिंध पर अरबों के आक्रमण का आपसे पूछा जाए कि स्रोत कौन कौन से हैं जिससे उसके बारे में जानकारी मिलता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा भाई 2 स्रोत हैं, चचनामा एक है
जो कि अबू बकर कूफी खां के द्वारा इसका अरबी फारसी में अनुवाद किया गया। और इसको लिखा कौन था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरबी में इसको लिखा गया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद तारीख़-ए-सिंध मीर मोहम्मद मासूम की रचना है, इससे भी अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब देखिए, अरब आक्रमणकारी पहली बार नहीं आए थे भारत, जब 711-12 ईस्वी में 711-12 ईस्वी में इनका आक्रमण सबसे पहले होता है भारत में 712 में। तो ये पहली बार नहीं आए थे, इससे पहले भी मालाबार तट पे उनका व्यापारिक संबंध था, यानी यहाँ से व्यापार वाणिज्य वो करते थे। लेकिन इस बार नया ये था कि उन्होंने यहाँ व्यापार वाणिज्य करने के लिए वो नहीं आए, बल्कि भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए, और आर्थिक लाभ को भी प्राप्त करना वो चाहते थे यहाँ से। तो ये महत्वपूर्ण 3 कारण था, और उसमें तात्कालिक कारण इसका ये बन गया कि भारत पे अरबों का जब आक्रमण होता है तो इसका मुख्य कारण एक और बन जाता है तात्कालिक, ये कि उसी समय सिंध पर जो है किसका शासन था, तो दाहिर का शासन था। और उस क्रम में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो है समुद्री डाकुओं के द्वारा जो यहाँ से अरबों का जो व्यापार के साथ सिंघल क्षेत्र से कुछ व्यापारिक वस्तुएं जा रही थी, उसको लूट लिया जाता है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि अब भारत पे हम आक्रमण करके उन वस्तुओं के हट जाने को प्राप्त करें। और दाहिर यहाँ का शासक रहता है, तो अल हज्जाज यहाँ पे आक्रमण करके उनको पराजित करने का काम करता है। इसके लिए वो मीर कासिम को भेजता है। उससे पहले उबैदुल्ला और बरदुल या बुंदेला को वो भेज चुका होता है, जो कि यहाँ से पराजित हो चुके होते हैं। तो फिर वो किनको भेजता है, तो मीर कासिम, और मीर कासिम के द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीता गया। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे, ये क्रम में याद आपको रखना होगा। तो और उसमें जो उनके द्वारा प्रयोग किया गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यानी युद्ध के मशीन या उसको कहते हैं अस्त्र शस्त्र, तो उसको याद रखिए। मंजानिक और नेफ्ता का प्रयोग सबसे पहले भारत में अरबों के द्वारा अरब आक्रमण के समय किया गया। तो ये क्या था, तो ये था कि इसके द्वारा पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान फेंका जाता था। ये एक टेक्नोलॉजी था जिसके तहत पत्थर को दूर तक फेंका जाने का काम किया जाता था। आक्रमणकारियों पर फेंकते थे ये लोग। उसके बाद देखिए, इनका सबसे पहले विजय जो हुआ देवल पर हुआ, उसके बाद नीरून हुआ, स्याबान, सिसम, रावर, ब्रह्मणाबाद। उसके बाद हो गया किस पे, अलोरा या अरोरा उसको बोलते हैं, अरोरा, फिर सिक्का और फिर मुल्तान। ये 7-8 जो नगर हैं उस पर इनका विजय प्राप्त हुआ। उसके अलावा इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, तो अरब भारत में व्यापार वाणिज्य करने आए। इसका लाभ भारतीयों को ये मिला कि वो अरबों के साथ व्यापार वाणिज्य के लिए यूरोप और अफ्रीकी देशों के साथ संबंध स्थापित कर सके, यानी उन क्षेत्रों में भी भारत का व्यापार वाणिज्य चलने लगा। और फिर देखिए, यही व्यापार वाणिज्य बाद में भारत के लिए नासूर बन जाता है। और फिर देखिएगा मध्यकाल के बाद हम लोग देखेंगे जो मॉडर्न इंडिया में, उसमें देखिएगा कि वो लोग अंग्रेज़ी लोग भारत में आके अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं। और उसके बाद देखिए, भारतीय लोग जो यहाँ से वैज्ञानिक गए कौन कौन, मल, मनक, वाजीगर और सिंदाबाद जैसे लोग बगदाद चले गए। उसके बाद धन नामक चिकित्सक वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हुआ, और भारतीयों से उनको वर्गमूल, घनमूल और जीरो तथा दशमलव पद्धति की जानकारी उनको भारतीयों से मिली, अरबों को। और इसके अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण शहर उनके द्वारा बसाए गए वो हम बता ही चुके हैं, जैसे मुल्तान हुआ, फिर मंसूरा हुआ, अल महफूजा हुआ। अल महफूजा को सुरक्षित नगर कहते थे वो, मुल्तान को वो सोने की नगरी कहते थे। इसके अलावे मंसूरा को वो अपनी राजधानी बनाए थे भारत में। तो ये तमाम चीज़ें जो है अरब का भारत पे आक्रमण का, ये जो है मेन जो इससे संबंधित चीज़ें हैं वो सारी हम चर्चा कर दिए हैं। और अगले वीडियो में हम फिर इससे आगे जो मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग उसकी चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।